हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह सगुण काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा के साथ साथ कृष्ण भक्ति काव्य धारा का निर्माण भी हुआ था, जिसके कुछ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में हमने कल लास्ट लेसन में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अन्य महत्वपूर्ण कवि तथा काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। ब्रज भाषा का प्रयोग सिर्फ सगुण संतों ने ही नहीं बल्कि निगुण निर्गुण संतों कवियों ने भी किया है अपने पदों के निर्माण के लिए। जैसे कबीर के शब्द और रैमनी आदि ब्रज भाषा में भी प्रचलित है। इसी प्रकार रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, सुदर्शन दास आदि संत परंपरा के कवियों ने भी ब्रज भाषा के प्रति अपना झुकाव प्रदर्शित किया है। इसमें सुदर्शन सुंदर दास का ब्रज भाषा में काव्य रचना की दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्ल जी ने इनके विषय में कहा है कि काव्य रचना को साहित्यिक और सरस बताते हुए इनकी भाषा को काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा कहा है। इनके द्वारा रचित कविताएं सेवैयों में काव्य के शैली उपकरणों का भरपूर प्रयोग दिखाई देता है। उनका एक उदाहरण है कहे त्याजो अरु नेह तजियो पुनहि खेल लगाई के दह सवारी मह सरे सहे सिर शीत सहे तन धूप समय जे पंचगामनी बारी। इस प्रकार हम देख सकते हैं किस प्रकार सहज भाषा से उन्होंने अपनी पदों का निर्माण किया है। इसके अलावा अगर हम अन्य कवियों की बात करें तो रहीम, गंगा, केशवदास जी भी ब्रज भाषा के महत्वपूर्ण कवि हैं। जब हम नरोत्तम दास जी की बात करते हैं तो उन्होंने सुदामा चरित्र एक बहुत ही मार्मिक काव्य खंड खंड काव्य की रचना की है, जिसकी भाषा अत्यंत परिमार्जित और व्यवस्थित है। भारती के शब्दों और वाक्य इसमें नए के बराबर है। शब्द स्वाभाविक बोलचाल की भाषा का अनाविल सौंदर्य इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। इन्होंने सिर्फ लिखने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि एक अद्भुत वाक्य रचना प्रस्तुत की है। जैसे शीश पग न झाग तन पे प्रभु जाने कौन आही बसे कही ग्रामा धोती फटी सी लुटी दुपटी अरु पाए उपनाहा की नहीं समावा द्वारे खड़ा द्विज दुर्लभ एक रहो चिकित्सो वसुधर अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जो कि इनकी द्वारा रचित सुदामा चरित की पंक्तियां हैं। इनमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने ध्वनि व्यंजना और वाक्य को कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। जब हम रहीम की बात करते हैं तो रहीम भी हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। शुक्ल जी के अनुसार भाषा पर रहीम की वैसा ही अधिकार था जैसा तुलसी पर। इन्होंने ब्रज भाषा और अवधी में दोनों में समान कुशलताओं की पूर्व रचना की है। इनकी ब्रज भाषा कविता का एक नमूना यह है कि जिसमें हमें देखने को मिलता है जाति भई फिरी के चितई तब भाव रहीम यह उबर आना। इसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया है। जब हम रीति काल की बात करते हैं तो रीति कालीन काल में भी काव्य भाषा का निर्माण होता रहा है। ब्रज भाषा का निर्माण 1000 शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक देखने के लिए मिलता है, जिसमें रीतिकालीन इस काल में ब्रज भाषा कवियों में केशवदास थे का उल्लेख आता है। यद्यपि कवि रूप में आचार्य आचार्य शुक्ल ने इन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया है, पर काव्यों का पूर्ण परिचय देते हुए इन्होंने रीतिबद्ध काव्य लेखन की परंपरा की नींव डाली। इनकी भाषा के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि ये पद और वाक्यों को न्यूनता, असक्त, फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव के कारण भी अप्रजल है, उबड़ खाबड़ हो गए हैं तथा तात्पर्य भी स्पष्ट नहीं रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। अगर केशव दास की एक विशेषता देखी जाए तो उनमें केवल यह विशेषता है कि उनकी उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेम है, जो कि हमें रामचंद्रिका में पंचवटी और पार्श्वन गिरी आदि में वर्णन में देखने के लिए मिलता है। समाहार के सहारे जो उपमान लगाए गए हैं वो किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति नहीं कराते या उसके साथ उसके विरुद्ध या बेमेल से प्रस्तुत होते हैं। सदृश्य या साधम्य की दृष्टि से दर्शन वर्ण की जो उपमा उत्प्रेक्षा आदि लाई गई है वो भी सौंदर्य की भाव में वृद्धि वृद्धि करने के स्थान पर कोताहुल मात्र उत्पन्न करती है। पर संवेदन योजना में केशव को असफल अवश्य सफलता मिली है। इनके संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह
आदि की सुंदर व्यंजना है। संवाद योजना केशव की अत्यंत सुंदर है और उक्ति वैचित्र्य और शब्द कीड़ा में केशव को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मिश्रण को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते। हमने देखा है कि किस प्रकार अवधी भाषा ब्रज भाषा में निर्माण के साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्र की भाषाओं का तथा उस समय में प्रचलित फारसी अरबी की भाषाओं का शब्दों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार जब ब्रज भाषा की बात करते हैं तो ब्रज भाषा में आरंभी में अपभ्रंश के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग देखने के लिए मिलता है। 13वीं 14वीं शताब्दी तक आते आते पता चलता है कि जब सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत सार का रचना की थी तो उसमें काफी जगहों पर ब्रज भाषा के शब्दों की जगह अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है या फिर जो पूर्व से कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तरह का मिश्रण हमें देखने के लिए मिलता है क्योंकि उस समय सिर्फ ब्रज भाषा के क्षेत्र में रहने वाले लोग ही ब्रज भाषा में साहित्य का निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि ब्रज भाषा एक विस्तृत स्तर पर फैल चुकी थी और आसपास के क्षेत्र के ये अन्य क्षेत्रों के कवियों का रुझान भी ब्रजभाषा की ओर आया और उन्होंने उसमें साहित्य निर्माण किया। तो संभव बात है कि उनकी भाषा की झलक भी हमें ब्रज भाषा के साहित्य में देखने के लिए मिलती है। पर इसका रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यह मिश्रण बहुत अच्छा नहीं है कि उनका कहना था कि भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तथा तक ही सीमित नहीं रहने दिया। उनके कारण चिन्ह और क्रियाओं के रूप में भी मनमाना व्यवहार करते रहे। ऐसे वो केवल सौंदर्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं। तो करना के भूतकाल के लिए आवश्यकता के अनुसार कियो कीन केयो करियो कीन यहाँ तक कि कै तक रखने लगे थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उस समय के कवियों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्दों का चयन किया तथा कारक क्रिया और काल के स्थान पर अपने काव्य के अनुसार शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिति ना प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। रीतिकालीन कवि भिखारी दास अपने काव्य निर्माण नामक ग्रंथ में लिखते हैं, ब्रज भाषा रची कहे सुमिरत सब कोई, मिली संस्कृत पारसियों पे अति प्रकट जो होई। इन्होंने तुलसीदास और गंग के बारे में भी लिखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि तुलसी गंग दोवो भय सुखबिन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। क्योंकि तुलसीदास जी ने संस्कृत के शब्दों का अवधिकरण करके अपने काव्य में प्रयोग किया था और इसी प्रकार के प्रयोग उनके द्वारा राम भक्ति काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया के प्रयोग कर बनाए गए साहित्य में देखने के लिए भी मिलते हैं। गंग इनके बाद ऐसे दूसरे कवि हुए जिन्होंने अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपने साहित्य में किया, जिनके लिए भिखारी दास जी ने इस प्रकार के दोहों का प्रयोग किया है। रीतिकाल में जब हम अन्य कवियों की बात करते हैं तो बिहारी रीतिकाल के एक अत्यंत प्रतिष्ठित कवि है। शुक्ल जी के अनुसार बिहारी की भाषा सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कल्पना की समाहरण शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति है। अनुयोजन की योजना की निपुणता और उक्ति कौशल में बिहारी अद्वितीय है। अलंकारों का प्रयोग में भी बिहारी अद्भुत निपुणता का प्रदर्शन करते हैं। उनकी सूक्तियों में प्राप्त होने वाले वर्ण वैचित्र्य शब्द वैचित्र्य भी काव्य रसिका को प्रभावित करते हैं। वह सिर्फ लिखने के लिए या तुक बांधने के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं करते, वह एक कौशल निपुणता के साथ अलंकारों का और अन्य समासों का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिहारी की भाषा के स्वरूप के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप में व्यवहार एक निश्चित प्रणाली है। यहाँ बात कम कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों का तोड़ मरोड़ कर विकृत करना बहुत ही बहुतायत आदत में पाया जाता है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अपभंग किया है और कहीं कहीं पर गढ़ंत शब्दों का व्यवहार भी देखने के लिए मिलता है। बिहारी की भाषा में इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही समर के लिए समर के ऐसे कुछ विकृत रूपों का प्रयोग मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि बिहारी अन्य भाषाओं को या फिर अपने द्वारा गढ़ित शब्दों का प्रयोग अपने साहित्यिक या अपने
पदों के या छंद रचनाओं के लिए नहीं करते थे। गतिराम के दोहे की सरसता भी बिहारी के समकक्ष है। शुक्ल जी के अनुसार इनकी भाषा शब्द आडंबरों से संयुक्त मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए आसक्त शब्दों की भर्ती नहीं की गई है। जितने शब्द और वाक्य हैं वो सब भाव व्यंजना से ही प्रयुक्त है। रीति ग्रंथ काव्य कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं पर अनुप्रास के जाल को बेहतर जकड़ा हुआ पाया जाता है। बिहारी का एक दोहा में देखने के लिए मिलता है जिसमें उन्होंने कहा है कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे नैन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार शब्द आडंबर का यूज किया है तथा अलंकारों का इस्तेमाल करते हुए देखने के लिए भरे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हमें देखने के लिए मिलता है। इनके बाद जब हम अन्य रीतिकाल के कवियों की बात करते हैं तो धरानंद के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ साथ प्रौढ़ता और माधुर्य की भी अपूर्ण ही है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रबल प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदारी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। भाषा मानक इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी बस वर्तनी हो गई है कि वो उसे अपनी अंगूठी भाव भंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहे उस रूप में मोड़ सकते हैं। लक्षणा और व्यंजना शक्ति का जितना सामर्थ्य उपयोग धरानंद ने किया है उतना किसी और प्रचलित कवि ने नहीं किया है। सुगुल जी ने ठीक ही लक्षित किया है कि लक्षण मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का जो छोटा छटा इनमें दिखाई पड़ती है वह आधुनिक कवियों में नहीं दिखाई पड़ती। रीति काल के पश्चात ब्रज भाषा का विकास 20वीं शताब्दी तक हुआ है। अगर हम ब्रज भाषा को अलग अलग कालखंड में विभाजित करें तो हमें पता चलता है कि 1000 ईस्वी से लेकर 14वीं शताब्दी तक अभ्रंश या सूरदास के पूर्व ब्रजभाषा सूरदास पूर्ण ब्रजभाषा कहा जा सकता है। 15वीं 16वीं शताब्दी को हम सूरदास कालीन ब्रजभाषा कह सकते हैं तथा 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक को रीतिकालीन काव्य भाषा ब्रजभाषा कहा जा सकता है। रीतिकाल के पश्चात हम आधुनिक काल की ब्रजभाषा या रीतिकाल के पश्चात ही ब्रजभाषा का नाम दे सकते हैं। अक्सर लोगों में रीतिकाल के साथ ही ब्रजभाषा काव्य की समाप्ति समझ लेते हैं, पर वास्तविकता यह है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक काव्य रचना में ब्रजभाषा का ही वर्चस्व बना रहा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में साहित्य रचना एक रोचक स्थिति पैदा हो गई। गद्य रचना तो खड़ी बोली में की जाने लगी थी, पर कवियों के लिए ब्रज का प्रयोग हो रहा था। कविताओं के लिए इस काल में सभी प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, प्रेमानंद ठाकुर, जगनमोहन जो कि उपयुक्त माने जाते हैं। इनके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और श्रीधर पाठक ने भी आरंभ में ब्रज भाषा का ही प्रयोग अपने काव्य रचना के लिए किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने काव्य में प्रयुक्त होने वाली ब्रज भाषा को बोलचाली की भाषा के निकट लाने का प्रयत्न किया है। यह तनिक आश्चर्य की बात है कि भोजपुरी भाषी होने के बावजूद भी भारतेंदु को ब्रज भाषा के स्वाभाविक रूप का इतना अच्छा ज्ञान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठाकर कई सौ वर्ष हो गए हैं उन शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी काव्य रचना में किया, जिससे वह रचना आम जन के और निकट हो गई। पर 20वीं शताब्दी के आगमन के साथ साथ ही ब्रज भाषा ने काव्य भाषा की गद्दी छोड़ दी और उस पर खड़ी बोली का प्रतिष्ठित कर दिया। फिर भी 20वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों तक अनेक कवियों ने ब्रज भाषा के प्रति आकर्षक बना रहा। इस काल के ब्रजभाषी कवि में जगन्नाथ दास रत्नाकर और पंडित सत्यनारायण कवि रत्न सब प्रमुख है। जब हम रत्नाकर जी की बात करते हैं तो भाषा भक्तिकालीन और रीतिकालीन के श्रेष्ठ कवियों की भाषा के समान चुस्त और गठी हुई है। सत्यनारायण कवि रत्न की भाषा काव्य परंपरा की बंधाई लकीर पर न चलकर बोलचाल की भाषा के निकट है।
उन्होंने बहुत से ऐसे शब्दों और रूपों का व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्य भाषा में नहीं मिलते हैं। छायावाद के आगमन के साथ ही खड़ी बोली हिंदी कविता का मुख्य माध्यम बन गई। ब्रजभाषा अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि की तरह हाशियों पर आ गई। गद्य यद्यपि आज भी ब्रजभाषा क्षेत्र की अनेक कवि ब्रजभाषा के में काव्य रचना कर रहे हैं, पर साहित्य जगत में वो घेर उपेक्षा के शिकार है। हिंदी के कुछ प्रतिष्ठित कवियों ने, जैसे जगदीश गुप्त और सोम ठाकुर ने ब्रजभाषा में भी अच्छे छंद लिखे हैं, पर शौकिया रूप से लिखे हैं। इसके अतिरिक्त जगदम्बा प्रसाद हितैषी, रमाशंकर शुक्ल, रसाल चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, सरस, श्री नारायण चतुर्वेदी, वियोग हरि, राम प्रसाद त्रिपाठी, गजेंद्र दास चतुर्वेदी, नवनीत जी आदि ने भी ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की हैं। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उत्कर्ष और पतन इतना अनोखा था जिसे देखकर हमें पता चलता है। जब हम काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास की बात करते हैं तो इस संबंध निरूपण में पहली बात ध्यान देने योग्य यह है कि प्रतिष्ठित भाषा वैज्ञानिक के अनुसार क्रमगत अर्धमगधी तथा शोरसेनी अपभ्रंश से उद्धृत हुई है। इसमें विभिन्न दूसरा मत यह है कि ब्रजभाषा शोरसेनी जनपद की और अवधी कसोल जनपद की भाषा है, पर ध्वनि तंत्र की दृष्टि से ब्रजभाषा और अवधी में काफी समानताएं देखने के लिए मिलती है। काफी ध्वनियां संस्कृत की जो अवधि और ब्रज में सम्मिलित है। जब हम 11वीं से 13वीं शताब्दी तक ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं की बात करते हैं, तब जब ध्वनि के स्तर पर देखते हैं तब हमें मिलता है कि नए उस समय नए का प्रयोग किया जा रहा था, जो कि बाद में नए रूप में प्रयोग होने लगा। ए और औ की बहुलता मिलती थी। ए और औ ए और ओ की तरह भी प्रयुक्त होने लगे थे। कहीं कहीं पर सामान्य रूप में ए और औ का प्रयोग जयो, करयो ऐसे शब्दों के लिए होता था। इनमें अंतर कर पाना मुश्किल था कि ए का प्रयोग हो रहा है, औ का प्रयोग हो रहा है। व्याकरण के स्तर पर प्रसर्गों का प्रयोग होता था, जिसमें कर्ता के लिए न, संबंध के लिए को, के, की, करण के लिए सम, सौ, ते, तो। ब्रज भाषा में करण के लिए सम और सौ जैसे प्रसर्गों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। अधिकरण के लिए माझी, और संप्रदान के लिए लागी, ही और ही विभक्ति का प्रयोग भी हमें देखने के लिए मिलता है। प्राय ही का प्रयोग एक वचन के लिए तथा ही का प्रयोग बहुवचन के लिए होता था। जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम में उत्तम पुरुष एक वचन में हऊ, हे, मैं, मऊ, मोही जैसे का प्रयोग होता था, और बहुवचन में हमारो और हमारा। जब मध्य पुरुष की बात करते हैं तो तू, तुम, तब तथा बहुवचन में तिहारो, तुम्हारो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अन्य पुरुष के लिए सो, वह और वही जैसे शब्दों का प्रयोग, और प्रश्नवाचक के लिए को, कवन, कऊ का प्रयोग होता था। कवन मुख्य रूप से अवधि भाषा में भी अपभ्रंश में भी प्रयोग होता है, और अवधि में भी इसके प्रयोग देखने के लिए मिलते हैं। एक अवधि भाषा अपभ्रंश के निकट होने के कारण उस समय 1000 शताब्दी में जो साहित्य का निर्माण हुआ उसमें कवन के प्रयोग देखने के लिए मिलते हैं। जब संबंधवाचक की बात करते हैं तो उसमें जऊ और जो जैसे शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्रिया रचना की दृष्टि से वर्तमान में तय शब्द का प्रयोग होता है, जैसे करत, जात। भूतकाल के लिए ये ओ और अ का प्रयोग होता है, जैसे क्रियाओं, क्रियाओं। भविष्य काल के लिए ही और ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो कि और इसमें गैरूप नहीं मिलता। ही, जब ही के ऊपर बिंदी लगती है तो उसका प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, जैसे करही, जाही। जब हम सहायक क्रिया की बात करते हैं तो सहायक क्रिया में भयो, भय, भई, है, हौ, हे आदि शब्दों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात जब हम सूरदास कालीन युग में आते हैं तो ब्रज भाषा में कुछ परिवर्तन हुए, जिनमें ध्वनि संरचना में सूरदास के समय में नय का प्रयोग समाप्त हो गया था, नय का प्रयोग आरंभ हो गया था, और शय का प्रयोग समाप्त हो गया था। जाती हुई सखी, गोहन में मोहनदास, को लखी ही लच लचाने, जो कि रहीम का एक दोहा है, जिसमें देख सकते हैं कि गोहन नय के स्थान पर नय का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। जब शब्दावली की बात करते हैं तो सूरदास के पदों में ब्रज भाषा के साथ साथ अवधि के शब्दों का प्रयोग भी देखने के लिए मिलता है, जैसे जाको, ताशो, वाको के स्थान पर ब्रज भाषा में सामान्य रूप से जाही, तेही आदि पुराने शब्दों का प्रयोग
होता है। गोर, अपना, हमारा जैसे पूर्वी प्रयोग भी देखने के लिए मिलते हैं। कुछ स्थान पर पंजाबी प्रयोग देखने के लिए मिलते हैं जिसमें महंगाई शब्द प्यार के अर्थों में है। व्याकरण में कारक व्यवस्था की दृष्टि से कर्ता के लिए ने, कर्म के लिए को का को, करण के लिए ते ता से, संपदान के लिए लो, अपदान के लिए लागी, संबंध के लिए धो को के की, और अधिकरण के लिए में माही पे पर जैसे ध्वनियों का प्रयोग होता है। जिसका उदाहरण है आहू धाम मेरे के आंगन, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। सर्वनाम की व्यवस्था में उत्तम पुरुष के लिए हऊ मैं, और बहुवचन के लिए हमा, हमें, हमारो, मध्य पुरुष के लिए तू ते, बहुवचन के लिए तुम तुम्हारो, अन्य पुरुष के लिए वहा वाकी, वे वाके, प्रश्नवाचक के लिए कौन के, संबंध के लिए जे जाऊ जा या की आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं गोवर्धन ते आयो, जो कि सूरदास जी का एक पद है। क्रिया संरचना की दृष्टि से वर्तमान में तय, करत, करित जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। जैसे निस्दिन बरसत नैन हमारे, बरसत। भूतकाल में हो तो हो तो हो, और तो जैसे शब्दों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। और अकारांत की प्रवृत्ति हमें इनमें दिखाई पड़ती है। जैसे विमुख भयो हरि चरण कमल तरिज, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। भविष्य में गे और है, भयोरी में चांद, मयूरी में चांद लगे दे होगा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम जानी ऐसे निभेगी, भ्रमर गीत में रचित है। सहायक क्रिया में है हाउ, इन शब्दों का प्रयोग वर्तमान के लिए तथा भूतकाल में होते होता और वचन संरचना में एक वचन और बहुवचन दोनों मिलते हैं, पर बहुवचन के लिए चंद्रबिंदु लगाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे अखिया, और ही विभक्ति का प्रयोग भी देखने के लिए मिलता है। ने और अन्य रूप इस ब्रज भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जब हम रीतिकाल में ब्रज भाषा या सूर्य परवर्ती ब्रज भाषा की भाषाई विशेषता देखते हैं तो मुख्य रूप से इसमें और सूरदास कालीन युग में कोई विशेष अंतर नहीं है, पर विभक्तियों के प्रयोग की परंपरा यहाँ दिखाई देती है। जैसे ही तथा नु का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। जब हम प्रसर्गों की बात करते हैं तो सूरदास काल में काव्य भाषा के लिए प्रयुक्त प्रसर्गों का प्रयोग भी रीतिकाल ब्रज भाषा में वही प्रारंभ रहा। सर्वनाम में नए प्रयोग जैसे कैसी, सर्वनाम वर्तमान कालीन है, जैसी के अर्थ मिलते हैं। जैसे तेती, जेती, जेते आदि। क्रिया में वर्तमान में तय तथा भूतकाल में कियो, चलो, गयो, बधियो जैसे शब्द का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। जब हम वचन व्यवस्था आ, प्रत्यय, प्रयोग, बहुवचन इन आदि में देखने के लिए मिलता है। इनके साथ साथ जब हम ब्रज भाषा की सत्य की बात करते हैं कि ऐसी क्या विशेषताएं ब्रज भाषा में थी जो एक इतना लंबे समय तक ब्रज भाषा साहित्य से संयुक्त रही और निरंतर परिवर्तनशील और विकासशील रही। ब्रज भाषा की मूल शक्ति उसकी अद्भुत कोमलता और माधुर्य में थी। यह भाषा स्वर व्यंजनों से उत्पन्न होती है जिसमें ट वर्ग की ध्वनि का अधिक प्रयोग होता है तथा डे और डे जैसी ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये कठोरता के कारण अजोगुण उत्पन्न करती है। इसके विपरीत पे, में, ने तथा ले जैसी ध्वनियों इसमें प्रयुक्त की जाती है जिससे माधुर्य गुण भर उठता है। ब्रज भाषा की माधुर्य और कोमल तत्व इन्हीं तत्वों पर टिके हुए हैं। ब्रज भाषा वात्सल्य व श्रृंगार के क्षेत्र में विशेषकृत भाषा बन गई। वात्सल्य के जिस कोमलता की आवश्यकता होती है वह हिंदी की अन्य किसी बोली में नहीं था जो ब्रज भाषा में था। मैथिली इसकी प्रतिस्पर्धी नजर आती है, पर ब्रज भाषा उस पर भारी पड़ती है। यही कारण है कि ब्रज भाषा में वात्सल्य वर्णन का उच्च स्तर छू लिया। वह दुनिया के किसी भी भाषा के अन्य साहित्य में नहीं देखने के लिए मिलता। माधुर्य गुण की अधिकता उपस्थित के कारण ब्रज भाषा श्रृंगार की मार्मिकता का जितना गहरा उत्पन्न उसमें होता है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं होता। भक्ति काल में श्रृंगार का सर्वोच्च रूप कृष्ण काव्य धारा में देखने के लिए मिलता है, जहां तक ब्रज भाषा एक सहायक रूप में उपस्थित रहती है। इसके अलावा ब्रज भाषा की गीत प्रवाह
चंचलता की दृष्टि से बेहतरीन भाषा है। इसमें रचनाकार बहुत तीव्र गीत के भाव उतार चढ़ाव करते हुए अपने शब्दों को बहुत कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। जब हम ब्रज भाषा की विशेष या गुण विशेषता की बात करते हैं तो इसकी अन्य विशेषता है इसका लचीलापन। ब्रज भाषा अन्य बोली की तुलना में अपने तत्वों को अपने अंदर समाहित रखने की क्षमता रखती है। क्षेत्र की सीमाओं को लांघकर यह एक वृहत स्तर पर फैलने का गुण अपने अंदर समाहित रखती है। ब्रजभाषा की अधिकता का प्रभाव यह था कि रीतिकाल में यह अपने भूगोल के अतिक्रमण करके अखिल भारतीय भाषा बन गई और राजस्थान मिश्रित रूप में मीरा का काव्य भाषा दिखी तथा पंजाबी मिश्रित रूप में गुरु नानक की वाणी में भी इनका प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि ब्रज भाषा एक सीमित क्षेत्र तक सीमित न रहकर बल्कि वृहत हिंदी क्षेत्र तक फैल गई थी, जो राजस्थान और मैथिली, बंगाल और बिहार के मैथिली और अवधी भाषा तक जिसके देखने के लिए मिलते हैं। जब हम समता की बात करते हैं तो अपने क्षेत्र की सीमाओं को लांघने के बाद यह राजस्थानी मिश्रित हो गई। ब्रज भाषा की विशेषता यह भी है कि श्रृंगार व वात्सल्य होने के बावजूद भी अन्य भावों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखती है और इसकी गीतमयता भावों को सहज और सरल बना देती है, जिससे वात्सल्य और श्रृंगार रस की उत्पत्ति और उसको श्रोताओं या फिर पाठकों तक पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है। ब्रज भाषा की संगीतमयता और तन्मयता का जो सर्वोच्च स्तर है वो अन्य किसी भाषा में देखने के लिए नहीं मिलता। पर जब हम ब्रज भाषा की सीमाओं की बात करते हैं या वह उन कारणों की बात करते हैं जिसके कारण 19वीं 20वीं शताब्दी तक आते आते ब्रज भाषा का अंतिम चरण आ गया, तो उसकी कारण है उसकी भावुकता, जिसके कारण गंभीर वैचारिकता का निर्वाह वह नहीं कर पाई। सूरदास और भारतेंदु युग में इतना प्रयोग वात्सल्य, भक्ति, श्रृंगार इत्यादि पदों का हुआ कि यह लौकिक जीवन की समस्याओं पर प्रतिक्रिया करने में नहीं पा सकी। इसके अतिरिक्त जब हम खड़ी बोली की बात करते हैं तो वह गद्य रचनाओं को अपने अंदर समाहित करने तथा आम जीवन की समस्याओं को व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल साबित होती है। ब्रजभाषा मूलतः प्रकृति से चंचल व प्रवाही भाषा है। यह चंचलता मुक्तक काव्यों की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है, किंतु प्रबंध काव्यों की है उतनी ही बड़ी सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रजभाषा प्रबंध काव्य नहीं लिखे जा सकते, किंतु न सिर्फ इनकी मात्रा कम रह जाएगी, यह अवधि की तुलना में कमजोर भी रहेगी। उदाहरण के लिए रामचंद्रिका व कवितावली ब्रजभाषा के प्रबंध काव्य है, किंतु कथा के समान होने के बावजूद भी यह रामचरितमानस के आसपास भी नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि ब्रजभाषा अपने अंदर इतनी क्षमता नहीं रखती कि वह प्रबंध काव्यों का उस स्तर पर निर्माण कर सके। रीतिकाल के समावंती शांति वातावरण के लगातार प्रयुक्त होने के कारण ब्रजभाषा इतनी कलात्मक हो गई कि साधारण जीवन के सहज अभिव्यक्ति करने में कठिनाई होने लगी। कोई भाषा अपने काव्यात्मक भाषा हो सकती है, पर वह इतनी प्रयोग होने के बाद लचीलापन उसके अंदर आ जाता है कि वह संगीत में और धुन के साथ जुड़ जाती है। यह अधिक कलात्मकता भी आधुनिक काल की सीमा बन गई, जिसके कारण उसके अंदर गंभीर विषयों का चिंतन करना संभव नहीं हो पाया। इसका दूसरा बड़ा कारण राजनीतिक भी हो सकता है। अंग्रेजों की हावी होने के कारण उस दृष्टि से फारसी प्रधान हिंदी उपयुक्त लगती थी। यह खड़ी बोली क्योंकि एक ऐसी भाषा की तलाश थी जो अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा हो सके, न कि अखिल भाषाई काव्य भाषा के रूप में। खड़ी बोली में हिंदी पत्रिकाएं, समाज सुधार, प्रशासन आदि को मान्यताएं मिली और इन मान्यताओं के पश्चात ब्रज भाषा का पतन निश्चित हो गया। यही कुछ कारण थे जिनके कारण ब्रज भाषा 19वीं 20वीं शताब्दी तक आते आते अपने अंतिम चरण पर आ पहुंची थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसरकारी।